जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स मेरा प्रोग्राम और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। अपने आज के प्रोग्राम में दो खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर तो एक अपडेट है। आपको याद होगा कि हम बहुत खुश हो रहे थे और मैंने आपसे ये बताया था कि आईएमएफ ने एक बहुत अच्छी कंडीशन रखी है। जो बात हम अभी तक नहीं करवा सके वो आईएमएफ पूरा करवा कर दम लेगी। लेकिन आपकी तरफ से काफ़ी कमेंट्स भी ऐसे आए और कुछ ऐसी बातें की गई कि ये बहुत मुश्किल है होना। क्या ऐसा हो पाएगा? कोई ना कोई ऐसा लूप होल जो है हम ढूंढ ही लेंगे। वो क्या बात थी? वो कंडीशन ये थी कि आईएमएफ ने ये कहा था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, यानी कि सरकारी अफसरान हैं, उनका डेटा, उनका बायोडेटा यानी उनके जो एसेट्स हैं वो पब्लिक किए जाएं कि उनके कितने असासे हैं, कितनी दौलत की वो मालिक हैं, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके घर वाले, उनके ख़ानदान के भी किए जाएं। देखिए, जब हम सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं, जब हम सिविल ऑफिसर्स की बात करते हैं और जब हम सरकारी अफसरान कह रहे थे, तो उस वक्त तक यही था कि इसमें ना सिर्फ ये कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो शामिल है, इसमें अदलिया शामिल है, जुडिशरी शामिल है, और इसके हदफ पर जर्नैल और करनैल भी आएंगे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। क्योंकि अब खबर क्या है? खबर ये पब्लिश हुई है कि एफबीआर के नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि तमाम बैंकार, बैंक सरकारी अफसरान और उनके जितने भी ख़ानदान वाले हैं, उनके अकाउंट्स की डिटेल्स एफबीआर को देने के वो पाबंद होंगे। उनको ये कंपल्शन किया जाएगा कि बैंकों में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब अपनी डिटेल्स ये प्रोवाइड करेंगे एफबीआर को। और बैंक की ये डिटेल्स जो हैं ये 2 मरतबा साल में दी जाएंगी, 31 जैन और 31 जुलाई को एफबीआर को वो प्रोवाइड करने के ये इस चीज़ के पाबंद होंगे। लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि इन डायरेक्शंस का, ये जो कंडीशंस हैं, ये जो कंपल्शन है, इन हिदायत का इतलाक अदलिया और फौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान पर नहीं होगा। यानी आईएमएफ की ये कंडीशन ना तो जुडिशरी पे लगाई जाएगी और उनसे कोई उनका डेटा मांगा जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, पब्लिक करें, और ना ही जो आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान हैं उन ऑफिसर्स को भी ये नहीं कहा जाएगा। यानी जो सेक्रेट काउ है, जो मुकद्दस गाय है, उससे अभी भी एहतसाब करने और हिसाब मांगने की किसी में जुर्रत नहीं है। किसी की क्या मजाल कि हमारी मुकद्दस गाय से वो हिसाब मांग सके। तो ये जनाब, ये देख लें। चलें ठीक है, एक मायूसी सही, हमने इसके ऊपर सही, जो लोग ये कह रहे थे कि मैं ये कह रही हूँ और ये नहीं होगा कंप्लीट, ये मुश्किल होगा, तो वो बिल्कुल सही थे। आप जीत गए और हम हार गए। वैसे शक मुझे भी था। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ जिसका इस वक्त चर्चा है, और वो है डिक्टेटर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके ख़ानदान की तरफ से बताया गया है कि दुबई के एक अमेरिकन हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज थे और वहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। दुबई के एक बहुत शानदार अमेरिकन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें उन्होंने ली। वो इससे पहले, यानी उनकी मौत से कुछ दिन पहले, ये खबरें आती रहीं कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हुई और काफ़ी यहाँ पर ये खबर मतनाज़ बनती चली गई, क्योंकि उनकी बहुत मुखालफत की गई कि उनको वापस क्यों लाया जा रहा है। लेकिन अभी भी खबर ये है, वो भी आपको बता दूँ, कि उनके मरने के बाद उनको पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि उनकी आखिरी रसूमात पाकिस्तान में अदा की जाएँ। जनरल मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल 79 ईयर्स उन्होंने इस दुनिया में गुजारे। परवेज़ मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। 12 अक्टूबर 1999 को वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटाकर चीफ एग्जीक्यूटिव बने और उसके बाद अप्रैल 2002 में उन्होंने रेफरेंडम करा के बाकायदा तौर पर अपने आप को सदर बना लिया। 2004 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और उसके बाद वो मज़ीद 5 साल के लिए प्रेसिडेंट, बावर्दी प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। और उस वक्त उनको जो 7 लोग थे जो कि एमक्यूएम भी थी और दूसरे काफ़ी पॉलिटिशियंस भी थे, उन्होंने ये कहा था, बल्कि जो पंजाब के चौधरी से उन्होंने कहा था कि हम 100 मरतबा इनको वर्दी में सदर मुंतखब करवाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ 18 अगस्त यानी 18 अगस्त 2008 को रिटायर हो गए थे और मुल्क से बाहर चले गए थे। यानी रिटायर होते ही मुल्क से बाहर चले जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन अब आते हैं उस एंगल की तरफ कि क्या परवेज़ मुशर्रफ एक हीरो हैं या एक विलन हैं। इस बारे में जैसा मैंने आपको कहा कि डिवीज़न पाई जा रही है। हम मुड़ के वापस चलते हैं और उस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि जहां पर वो दिन है
7 अक्टूबर 1999, यानी जिस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और परवेज़ मुशर्रफ ने उनको हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, आइन को तोड़ा और आइन तोड़ने के बाद वो गद्दी पर बराजमान हो गए। परवेज़ मुशर्रफ इससे पहले कि वो आइन तोड़ते, उससे पहले भी एक दास्तान है और वो इस तरीके से है कि ये सारी बातें, ये सब अब तो पब्लिश भी हो चुका है, इसके ऊपर डिबेट्स भी होती नहीं हैं और ये तमाम वाक़यात सबको मालूम है कि कैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त जबकि वो जहाज़ में वापसी के सफ़र में थे पाकिस्तान की तरफ, तो उस वक्त उनको ये मालूम होता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनको उतार के, यानी उनको डी सीट करके उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हटाकर अपना ये इख्तियार इस्तेमाल किया है, उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया है और उसकी जगह पर ज़ियाउद्दीन भट्ट उनको आर्मी चीफ बना दिया गया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ये बात, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, ये बात पता चलती है कि जब वो वापसी के सफ़र में हैं पाकिस्तान की तरफ और जहाज़ में हैं और उस वक्त फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। उस दौरान ये भी बात याद रखिए कि उनके अपने साथी पाकिस्तान की ज़मीन पर मौजूद थे क्योंकि वो आर्मी चीफ थे, उनसे उनकी इंटरेक्शन चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ ये कदम उठा चुके थे और ये ऐलान हो चुका था कि आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया गया है और वो अपने जिनको बनाना चाहते थे जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, उनको वो उनके जो भी स्टार्स और सितारे वगैरह लगाने थे उसकी तैयारी हो रही थी, उस सेरेमनी की, उस तकरीब की। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ये फैसला करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हम बात करें 1999 के कू की, जो कि परवेज़ मुशर्रफ ने किया था नवाज शरीफ को उतारने का। तो उस दौरान परवेज़ मुशर्रफ जो ब्रिगेडियर राशिद हैं उन तक ये बात पहुंचाते हैं कि वो ये नहीं मानेंगे और यहाँ पर कू करने की तैयारी शुरू हो जाती है। एक तरफ कू करने की तैयारी हो रही थी और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आर्मी चीफ को बरतरफ कर चुके थे और किसी और को उस पर फाइज भी कर चुके थे और उसकी सेरेमनी की तैयारी हो रही थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर आर्मी के जवान पाकिस्तान के टेलीविज़न स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर ये कहते हैं कि जो भी कहा जा रहा है उसको रोक दिया जाए। तमाम ट्रांसमिशंस बंद कर दी जाती हैं, ख़बरें रोक दी जाती हैं, प्रोग्राम्स रोक दिए जाते हैं और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है क्योंकि जितने भी लोग आर्मी के कू करने के लिए पहुंचते हैं, यानी इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए टेलीविज़न स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस पर पहुंचते हैं, उनके पास असलियत, यानी वो अपनी गन्स तान लेते हैं लोगों पर। आर्मी के जवान प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होते हैं, यानी जंगले फलांग के, गेट फलांग के आर्मी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो जाती है, प्रेसिडेंट हाउस में दाखिल हो जाती है, रेड जोन में जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पर दाखिल होती है। इसकी वजह यह है कि परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त इसको कमांड कर रहे थे और ब्रिगेडियर राशिद और उनके कुछ और लोग ये सब करवा रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था 111 ब्रिगेड के ज़रिए से। अब आप जानते हैं कि 111 ब्रिगेड वो है कि जो जब भी कू होता है तो उस वक्त ये तमाम काम जो है ये 111 ब्रिगेड ही अदा करती है। यही वजह है कि जब अभी कुछ दिन पहले कहा जाता है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की थी और उस दौरान फिर ये खबरें उड़ना शुरू हो गई, 111 ब्रिगेड आ गई और उसने ये पैगाम जारी करने शुरू हो गए हैं और फिर टेलीविज़न पर हमने देखा कि एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया जाता है, खबरें चलना शुरू हो जाती हैं और हर जगह पर। तो ऐसे ही महसूस हो रहा था ऐसा होगा, लेकिन इससे हम बाल बच गए। वापस चलते हैं उसी मोड़ पर जिस वक्त कहा जाता है और जो पब्लिश हुआ है और जो कोट किया जाता है, वाक़यात किताबों में लिखे गए हैं कि जिस वक्त फ़ौजी जवान और जितने भी ब्रिगेडियर्स या अथॉरिटीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होती हैं तो उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उनके कमरों में घुसकर बाकायदा इस तरीके से किया जाता है और फिर ये जो है ये खबर रोक दी जाती है कि आर्मी चीफ को हटा दिया गया है और अब कमान की तब्दीली हो गई है। फिर उसके बजाय ये खबर चलती है कि नवाज शरीफ को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो ये तो मैंने आपको बताई 1999 का। तो परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, आइन को तोड़ा और उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक जमहूरी मुल्क में एक वज़ीर आज़म को जब आप उतारते हैं तो वो कू किए बगैर आप नहीं उतार सकते जब एक फ़ौजी ऑफिसर ऐसा करेगा। अब इसमें ये तो बात कोई रह नहीं जाती कि वो डिक्टेटर नहीं थे, वो डिक्टेटर तो थे।
उन्होंने आइन भी तोड़ा, ये बात भी ठीक है, बल्कि उसके बाद उन्होंने दूसरी मरतबा भाई आइन तोड़ा 2007 में। उस वक्त भी उन्होंने आइन तोड़ा जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी की तहरीक चल रही थी। अच्छा, अब हम क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो वैसे तो बहुत इसके ऊपर और भी बहुत कुछ है कहने के लिए उस दौरान जो जो कुछ होता है, लेकिन अब हम बढ़ते हैं इस तरफ के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ऐसे कौन से काम हुए कि जिसकी बिना पर लोग उनको पसंद भी करते हैं और ये कह रहे हैं कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे या लीडर थे। और वो वाली बातें भी हम किए लेते हैं कि जिसके बिना पर ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो एक डिक्टेटर थे और उनको उसी तरीके से याद रखा जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ ने यहाँ पर प्राइवेट मीडिया खोला। पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल जनरल मुशर्रफ के दौर में ही ओपन हुआ और उसके बाद मीडिया चैनल्स खुलते चले गए। तो इसका क्रेडिट जनरल मुशर्रफ को दिया जाता है, जो दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी में ये बात भी आप याद रखिए कि प्राइवेट मीडिया का आना ठहर गया था, वो आना ही था। अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ना होते, कोई और होता, तो तब भी इंफॉर्मेशन के उस सैलाब को नहीं रोका जा सकता था जो आपकी दीवार से दूसरी तरफ परे दर्जनों चैनल्स चल रहे हों और आपका मुल्क सिर्फ पीटीवी के बल पर बैठा हो। ऐसा कब तक हो सकता था? शायद कुछ दिन और हो जाता, उसके बाद ऐसा करना ही पड़ता। पूरी दुनिया में कभी भी कोई इंसान इंफॉर्मेशन के सैलाब को नहीं रोक पाया, आगाही के अवेयरनेस के सैलाब को नहीं रोक पाते आप। तो ऐसे ही होना था। तो क्या अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ये ना करते और या फिर उनकी जगह पे हम कहते हैं कोई और होता, तो वो कितने दिन तक ये ना कर पाता? क्योंकि ये बात कही गई कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे को ये बताया गया कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ पर डजन्स ऑफ चैनल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स हैं, और वहाँ पर तो जो मीडिया वो तो कमाल का है। और ये इसलिए उनको कहा गया, ये भी बात कही जाती है कि उनको प्राइवेट मीडिया की ये जो बात है, ये इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि वो इंडिया में एक कोई समिट थी या कहीं पर मौजूद थे, जहाँ पर जब उनकी वो सेरेमनी ख़त्म होती है, वो तकरीब ख़त्म होती है, तो उसके बाद इंडिया के जर्नलिस्ट उनके ऊपर सवालों की बौछार कर देते हैं और ताबड़तोड़ सवाल करते हैं। उस वक्त जनरल मुशर्रफ अपने साथ जो उनके लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं, तो वो ये बताते हैं कि ये इंडियन प्राइवेट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं। तो उसके बाद फिर वो वापस आते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी प्राइवेट मीडिया का स्टार्ट होना चाहिए, जो भी है। लेकिन मेरा इसके बारे में कहना यह है कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ये ना शुरू करते तो तब भी हो सकता है कुछ देर से, कुछ महीनों के देर से, लेकिन प्राइवेट मीडिया आना ही आना। परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसकी बिना पर उन पर उंगलियां उठती हैं। उन्होंने अकबर बुगटी के कत्ल का हुक्म दिया। अकबर बुगटी के बारे में उनका ये कहना था कि फिर वहाँ से गोली चलेगी या वहाँ से निशाना लिया जाएगा कि पता तक नहीं चलेगा, और ऐसा ही हुआ। अकबर बुगटी बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, और उस कत्ल के बाद बलूचिस्तान में बहुत अफरा तफरी और इंतशार फैला। उसके बाद बागी ग्रुप्स बने और उन बागी ग्रुप्स ने ईंट से ईंट बचाई वहाँ की, और वहाँ पे इस तरह की अलहदगी पसंद तहरीकों ने भी जन्म लिया। तो अकबर बुगटी का कत्ल जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे आता है जो उन्होंने किया, और कोई भी समझ बूझ रखने वाला इंसान, एक जमहूरी रवैये को और जमहूरियत को मुल्क में देखने वाला इंसान ये नहीं कहेगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। एक और बात जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये की कि जब 9/11 का वाक़या हुआ तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल की गई उनको, और ये कहा गया कि आप हमारे साथ चलेंगे या आपको पत्थर के ज़माने में भेज दिया जाए। कमज़ोरी दिखाई और अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात मानी, और उसके बाद फिर सिर्फ जो 9/11 के वाक़यात में जिन बिल्डिंग्स पर वो गिरे थे वहीं की ईंट से ईंट नहीं बजी, बल्कि पाकिस्तान की भी ईंट से ईंट बच गई। परवेज़ मुशर्रफ की ऐसी ऑडियोज़, वीडियोज़, प्रोग्राम्स में उनका ये नैरेटिव मौजूद है जिसमें वो साफ तौर पर ये बताते हुए नज़र आते हैं कि तालिबान को उन्होंने बनाया, मुजाहिदीन के वो साथ थे और वो इसको सही समझते थे। उन्होंने हमेशा तालिबान की और मुजाहिदीन की सपोर्ट की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो हैं कि जिनके दौर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रोन अटैक्स भी होते रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो हैं कि जिन्होंने जमहूरी वज़ीर आज़म, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से पूछे बिना कारगिल का मिस एडवेंचर किया, और उस मिस एडवेंचर के नतीजे में हमें कितना नुकसान हुआ इसमें हम पहले कई मरतबा बात कर चुके हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ख़वातीन के लिए जो रिज़र्व सीट्स थी वो भी करवाई, जिसकी बड़ी तारीफ़ की गई। 33% रिज़र्व सीट
انہوں نے پولیٹیکل ورکرز اور جرنلسٹوں پر تشدد کیا، ان کو جیلوں میں بھیجا، اور جیسے ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے کہ جو سویلین گورنمنٹس کو اتار کے اس کے بعد وہاں پر بولنے والے تمام زبانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی۔ ان کے دور میں کئی جرنلسٹ اور کئی پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ جیلیں کاٹتے رہے۔ پرویز مشرف نے جہاں ویمنس کے لیے ریزرو سیٹس رکھیں، وہیں پر انہوں نے ڈاکٹر شازیہ کیس میں ان پر یہ الزام لگایا کہ یہاں کی خواتین باہر جانے کے لیے اپنے ساتھ زیادتی کرواتی ہیں یا ریپ کرواتی ہیں اپنا، کیونکہ وہ باہر جانا چاہتی ہیں، اس کا ایک ٹول اس کو بنا کر۔ اور ڈاکٹر شازیہ کیس ایک بہت بڑا کیس تھا بلوچستان کا، جس پہ انہوں نے جب یہ کہا تو آج تک ان پہ لعنت ملامت کی جاتی ہے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی نہ تو مکمل ویلن ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل ہیرو ہوتا ہے۔ ہر پرسنالٹی، ہر شخص میں کچھ اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ڈکٹیٹر کو ایز اے ڈکٹیٹر ہی یاد رکھا جائے گا۔ پرویز مشرف نے کراچی میں مکہ لہرا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرسنالٹی کے بھی کئی رخ تھے۔ وہ ایک بہت کانفیڈنٹ انسان تھے اور بہت انتھوزیسٹک تھے، بہت اسٹرانگ تھے، اور ان کا یہ کانفیڈنس جھلکتا تھا۔ وہ ایک ملا مائنڈ سیٹ ان کا نہیں تھا۔ یہ ایک اچھی بات تھی ان کے متعلق۔ انہوں نے یہاں پر بلکہ ان کے گھر کے اندر ایسی ماڈلنگس کے ایسے پروگرامز ہوتے تھے جو ان کے گھر کے اندر ہی پریکٹس ہو رہی ہوتی تھی۔ جس وقت ایسے اینولی ایسے پروگرامز ہوتے تھے کوئی آفیشیل اسٹیٹ لیول پر، تو اس وقت ان کے گھر کے اندر لڑکیاں ماڈلز گھوم رہی ہوتی تھی، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا، جو اس طرح کے بتانے والے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کی جو والدہ تھیں، حالانکہ وہ بھی بہت ایک پروگریسو خاتون تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ یہ کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو جنرل مشرف کو جب یہ کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیں آپ کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں تو کیا اس سے یہاں سے ہٹا لیا جائے، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہنے دیں، ان کو کہنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ تو وہ ایک بہت اس طریقے سے وہ ایک بہت پروگریسو انسان کہے جاتے تھے، لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گے۔ ان کی وجہ سے پاکستان میں جو انتشار آیا، پاکستان میں جو آئین توڑا گیا، یہاں پر جو دہشت گردی آئی، یہاں پر انہوں نے جس طریقے سے بھی وہ تمام کام جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے خلاف تھے وہ کیے، ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا رہے گا۔ ایک آخری بات کہ جسٹس سیٹھ وقار نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو واپس لایا جائے اور ان کو تختہ دار پر لٹکایا جائے، ان کو پھانسی دی جائے، اور اگر یہ مر جائیں تو مرنے کے بعد ان کو قبر سے نکال کر اتنی مرتبہ ان کو لٹکایا جائے۔ تو وہ فیصلہ جو ہے وہ ویسے کا ویسا رہ گیا، لیکن اب نہ جسٹس وقار رہے اور نہ ہی جنرل پرویز مشرف۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دنیا ایسی ہی ہے، ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ اجازت دے، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ عالیہ شاہ سائننگ آف۔